तो राज्यों का असली बॉस कौन? पिछले कुछ समय से राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच, विपक्ष के राज्य सरकारों के बीच, तमाम राज्य सरकारें नहीं, जो विपक्ष की राज्य सरकारें हैं उनके बीच खींचतान चल रही है। हाल ही में याद होगा आपको कि पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। पंजाब की ही तरह केरल का बवाल, केरल के साथ साथ तमिलनाडु की सरकार ने भी राज्यपाल पर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। इन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ याचिका भी दाखिल कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों को लेकर कुछ बातें कही हैं। राज्यपाल को एक अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में कुछ संवैधानिक शक्तियां जरूर सौंपी गई हैं, कोर्ट कह रहा है, लेकिन इस शक्तियों का इस्तेमाल वो विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को विफल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल को सख्त हिदायत, सख्त टिप्पणियां। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 27 पन्नों के फैसले में साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा द्वारा प्रस्तावित कोई भी कानून केवल इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि राज्यपाल उस पर सहमति देने के लिए हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है। विधेयक का सदन में पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 200 उसका जो मूल भाग है, राज्यपाल को किसी भी विधेयक प्रस्तुत करते वक्त 3 विकल्प देता है। राज्यपाल के पास 3 प्रमुख शक्तियां हैं। पहला, प्रस्तावित कानून पर सहमति देना। दूसरा, प्रस्तावित कानून पर सहमति रोकना। और तीसरा, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को अपने पास रख लेना। इसके अलावा अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के अनुसार राज्यपाल रोके गए विधेयक को पुनर्विचार करने या इसमें बदलाव करने के लिए सदन में वापस भेज सकते हैं। अब जो ताजा मामले हैं हाल के दिनों में, सबसे ज्यादा विवादों में कौन सा मामला रहा? हाल ही में पंजाब सरकार का। पंजाब सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया था और इस विशेष सत्र में कई बिल भी पास किए जाने थे, लेकिन राज्यपाल ने इस सत्र को गैर कानूनी कहा। राज्यपाल ने कहा कि यह सत्र ही गैर कानूनी है और बिल पेश करने से मना कर दिया गया। अब राज्यपाल के इस कदम के खिलाफ पंजाब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की एक सबसे बड़ी वजह भी है। उस वक्त विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि हम पंजाब के लोगों के लिए बिल पेश करना चाहते थे, लेकिन राज्यपाल ने बिल पास करने से मना कर दिया और इस सत्र को गैर कानूनी कहा। भगवंत मान ने उस वक्त कहा था कि सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया गया है। भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पर हमला बोलते हुए यह तक कह दिया था कि गवर्नर को गलतफहमी हो गई है, गलतफहमी कि मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है। कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल थोड़ा सा फ्लैशबैक में करें तो दिल्ली में केजरीवाल किया करते थे उपराज्यपाल के खिलाफ। अब केरल और तमिलनाडु भी उसी राह पर है। केरल और तमिलनाडु की सरकार भी राज्यपाल पर काम में गतिरोध पैदा करने के आरोप चस्पा कर चुके हैं। इन दोनों राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी थी।
ये जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका को लेकर की हैं, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो राज्यपाल की भूमिका का अगर हम जिक्र करें तो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो तो हैं ही, लेकिन राज्यों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो विचार कर रहे हैं, जो विपक्ष के राज्य हैं। उन राज्यों की लिस्ट भी आप देख रहे थे। इनमें से कई जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, एक बार फिर से साफ कर दे, और कुछ राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज इसी गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। ये तमाम चेहरे आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से गौरव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, भूदेव शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, रमेश मोहन श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और परमवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो गौरव जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। बहुत गंभीर मसला है और गंभीरता के साथ इस चर्चा की शुरुआत तो राज्य सरकारों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार राज्यपालों का सहारा ले रही है, जो आरोपी पक्ष लगा रहा है। गौरव जी, देखिए, इसका संवैधानिक उत्तर ही देना ठीक होगा, क्योंकि राज्यपालों का सहारा लेकर के पूर्व की सरकारों ने, विशेष करके कांग्रेस की सरकारों ने 99 से अधिक राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। न जाने कितने उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं। हाँ। कितने बिलों को रोका, कितने कानूनों को बनने से रोका, लेकिन तो उसका अर्थ यह नहीं होता है। नहीं, मैं कह रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए जी। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि वर्तमान में जहां भी जो भी राज्यपाल हैं उसका या तो नकल कर रहे हैं या उसका बदला ले रहे हैं। ये पूरी तरह से राज्यपाल के शेड्यूल ऑफ पावर्स के ऊपर निर्भर करता है, उनके अधिकारों की अनुसूचियों के ऊपर निर्भर करता है, और जो डिस्क्रिप्शन पावर होता है, विशेषाधिकार होता है उनका। हाँ। जो किसी बिल को, किसी विधेयक को उसमें उसको रिवर्सल के लिए भेज सकते हैं विधायिका को, या फिर उसको दोबारा फिर भेज सकते हैं, या राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। ये उनका विशेषाधिकार है। और वहां पर और भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जहां पर उनको संवैधानिक रूप से ऐसा लगता है कि यह बिल राज्य सरकार के अधिकारों के का उल्लंघन करता है या उसके क्षेत्र में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक टिप्पणियां क्यों कर रहा है? तो एक के बाद एक तेलंगाना, केरला, पंजाब, दिल्ली, जहां पे ऐसी सरकारें हैं जो भाजपा की सरकारें जिन प्रदेशों में नहीं है, एक सीरियल आपको नहीं दिखता कि एक प्रकार से लगता है कि पहले से मैच फिक्स है, और उसी तरीके से एक ट्रेंड देखने में आ रहा है। सभी एक एक कर सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, किसी के 8 बिल, कोई 5 बिल। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स है इस प्रकार से। अच्छा गौरव जी, एक बात बताइए, अगर ये मैच फिक्स है, एक मिनट, अगर ये मैच फिक्स है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी उस मैच में फिक्स है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो देखिए पहले भी इस तरह के वर्डिक्ट दे चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो मैं उसी पर ही आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। गौरव जी, एक मिनट, एक बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है, और देश में तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन ऐसे मसलों पर चर्चा क्यों नहीं होती? हो सकता है कि ये टीआरपी वाली खबर नहीं है जैसे कि होता है। मैं एक बात जानना चाह रहा था, 29 नवंबर, मैं तारीख के हिसाब से आपके सामने कुछ टिप्पणियां रख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान से सुनिएगा सर। 29 नवंबर केरल, क्योंकि यह मसला बहुत गंभीर मसला है और देश के सामने यह जाना चाहिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कह क्या रहा है। 23 नवंबर 2023 केरल के मामले में सरकार को कानून बनाने से नहीं रोक सकते आप, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। अब आगे सुनिए, इससे पहले 20 नवंबर 2023 तमिलनाडु का जिक्र आपने किया। तमिलनाडु के मामले में बिल पेंडिंग पर 3 साल तक आप क्या कर रहे थे? राज्यपाल से पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, 3 साल तक आपने बिल पेंडिंग किया। अब उसके पहले 24 नवंबर का भी जिक्र करते हैं, और पंजाब के ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिना कार्रवाई के बिल आप पेंडिंग नहीं रख सकते, राज्यपाल को कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2023 को पंजाब के ही मामले में कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, बिल दबाकर ना बैठे, आग से खेल रहे हैं। मैं कोई गलत टिप्पणी तो नहीं कर रहा गौरव जी?
बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राज्यपालों को, और देश में खबर तक नहीं। नहीं, देखिए चावला जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है ना कि कहीं भी अनुच्छेद 200 या 161, 163, 164 में समय सीमा निर्धारित नहीं है। जो राज्यपाल अच्छा, के तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 3 साल तक का कोई अगर बिल पेंडिंग है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आगे से राज्यपाल नहीं, आप तो मुझे कानून पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि यदि समय सीमा अगर कहीं निर्धारित हो तो वो बताइए हमको। समय सीमा निर्धारित नहीं है। तभी 6 नवंबर 2023 को मैं साथ के साथ 6 नवंबर, तभी, क्योंकि अभी तो मैंने आगे भी नहीं पढ़ा सर, 6 नवंबर 2023 को पंजाब के ही मामले में कहा जाता है कि राज्यपालों को अपने अंदर झांकना चाहिए। कोर्ट कह रहा है उन्हें जनता ने नहीं चुना है, जनता ने नहीं चुना है, जनता ने जिन्हें चुना उनको कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो आप इसे जायज मानते हैं? अधिकार है, लेकिन ऐसे कानून जो राज्यपाल को ऐसा लगे उनके विशेषाधिकार के अंतर्गत कि वो राज्य सरकार अपने शक्तियों के इतर जाकर, अलग जाकर वो कानून बना रही है, या केंद्र सरकार की या केंद्र के शक्तियों का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है, तो वो उस पर अपना सुझाव भी दे सकता है, उसे रोक भी सकता है, राष्ट्रपति के लिए भेज भी सकता है। तो इसमें कहां समस्या है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यानी 3 साल तक कहा है आप बिल दबा के रख सकते विद इन द टाइम फ्रेम उसे वापस कर दिया जाए। आप राष्ट्रपति को भेजोगे नहीं, बिल पास करोगे नहीं, आप जो है सीधे तौर पर अगर उसमें कोई दिक्कत है तो विधायिका को तो भेजोगे ना। हाँ बिल्कुल, तो फिर 3 साल क्या किया, ये तो पूछती है कोर्ट। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वो भी समय सीमा निर्धारित नहीं थी अभी तक, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया है। तो संभव है कि राज्यपाल महोदय सभी राज्यों के एक समय सीमा के अंदर उसको वापस विधायी को भेजें, लेजिस्लेचर को भेजें। तो ये सब कुछ सामान्य है गौरव जी। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, संवैधानिक पक्ष एक है, राजनीतिक पक्ष एक है, लेकिन ये पूरी तरह से संवैधानिक मामला है। नहीं, और संविधान जो पावर देगा राज्यपाल को, सर ये राजनीतिक पक्ष है या नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा गौरव जी। उसी अधिकारों के आधार पर राज्य की सरकारें भी एक्ट करती हैं। तो भूदेव शर्मा, आप राज्यपालों का मंतव्य भी समझना बहुत आवश्यक है। ओके भूदेव शर्मा, तो आप राज्यपालों को कोसेंगे भी और कहेंगे कि भाई हमारे साथ समन्वय नहीं बना रहे, सदन के भीतर चुनौती देंगे राज्यपालों को और कहेंगे कि हमारे साथ समन्वय नहीं बन रहा, उनके खिलाफ साजिश रची जाएगी। बिल्कुल तिलक जी, देखिए इसमें कुछ 1-2 चीजें हैं, पहले उनको समझ लेना चाहिए, उसके बाद मुझे लगता है कि ये क्लियर हो सकता है कि जब संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जब चर्चा हो रही थी, तो हमारे देश का जब संविधान बन रहा था तो हमने कई देशों का संविधान का अध्ययन करके अपने संविधान का निर्माण किया। उसमें हमने ये ध्यान रखा क्योंकि हमारा देश अभी तुरंत आजाद हुआ था, किसी दूसरी देश की तरह अभी अपन इतने मजबूत नहीं थे, तो इन सारी चीजों का संविधान सभा में ध्यान रखा गया। तो इसीलिए हमारे संविधान को इतना मजबूत नहीं बनाया गया, केंद्र को इतना मजबूत नहीं बनाया गया कि वो राज्यों की शक्तियों को रखने का काम करे या फिर उन पर मतलब पूरी तरह से हावी हो जाए। एक तरह से एक लचीला संविधान बनाया गया कि राज्यों के अपने अधिकार हो और केंद्र का एक अपना अधिकार हो, ये बहुत ध्यान रखा गया। इसीलिए राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता है, उसको केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। अगर राज्यपाल का भी इलेक्शन होगा तो फिर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में टकराव होगा। नहीं, तो आपके विपक्ष के नेता ही तो आप राज्यपालों को सलाह दे रहे हैं कि चुनाव लड़के आ जाओ, राजनीति करने का शौक है तो नहीं है ना, आप ही तो कह रहे हैं। वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज संविधान सभा ने कही थी, जो चीज उन्होंने स्पष्ट किया कि क्यों राज्यपाल के पद को बिना निर्वाचन के रखा गया, क्यों उनको केंद्र सरकार को, तो वही चीज मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राज्यपाल को भी चुनकर के लेकर के आया जाए तो फिर दोनों की शक्तियों में टकराव होगा। और एक मजबूत लोकतंत्र, मजबूत संविधान वो होता है कि जहाँ चुनी हुई सरकार के अपने अधिकार हो, केंद्र को एक भूदेव शर्मा ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देंगे, राज्यपाल को रखा क्या कांग्रेस की सरकारों में राज्यपालों का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ कि नहीं? ना मत बोलना, फिर उदाहरण के साथ बता दूंगा। नहीं तिलक जी, बिल्कुल
मैं कहता हूँ आप बिल्कुल उदाहरण के साथ बताएंगे हुआ ना? और मैं कहता हूँ कि इसका पहले भी होता रहा है, नहीं इसमें कोई गलत, मैं कोई गलत नहीं बोलूंगा कि मैं किसी को मतलब ऐसा नहीं हुआ कहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर हम भूतकाल के आधार पर वर्तमान और भविष्य को खराब करने की कोशिश करेंगे तो फिर कभी सुधार नहीं होगा। नहीं तो फिर ये मत बोलो ना कि राज्यपाल की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार ने ही जो है माहौल खराब किया। तिलक जी, मैंने क्या कहा कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है, धीमे धीमे करके हर चीज में सुधार होता है। हर जगह कुछ खामियां होती हैं जिनका समय के अनुसार परिवर्तन होता है और उसमें सुधार किया जाता है। अच्छा, ये विवाद आपको क्या लग रहा है कि ये राज्यों, विपक्ष के राज्यों और राज्यपाल में विवाद हो रहा है, क्या लगता है? होना चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना आज हम सुनते रहेंगे, कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुनती रहेगी। अच्छा, आप कुल मिला के एक मिनट तो बॉस कौन है राज्य का? चुनी हुई सरकार या राज्यपाल? बिल्कुल तिलक जी, चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने चुना है वही बॉस होना चाहिए ना। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद संविधान सभा में भी ये स्पष्ट किया गौरव जी कुछ मुद्दों को लेकर के देखिए राज्यपाल के पास इतनी शक्तियां नहीं है, सरकार को दबाने का काम करे, इसीलिए राज्यपाल का चुनाव नहीं करवाया गया, बल्कि संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल ही होता है। संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, उसके पास विशेषाधिकार होते हैं। हाँ, उसको उसके कार्य करने के लिए मंत्रिमंडल होता है जो चुनी हुई सरकार के द्वारा बनाया जाता है, वो उसको सहयोग करता है। लेकिन यदि किसी विषय पर राज्यपाल सरकार का सहमति नहीं है तो वो मंत्रिमंडल को और के लिए उसको पुनर्निरीक्षण के लिए भेज सकता है, या फिर राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेज सकता है, या उसको रोक भी सकता है। तो क्यों? ये संविधान ही ये अधिकार राज्यपाल को देता है, और उसी अधिकार के चलते आप ध्यान रखिए, कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने कितने सारे उल्टे सीधे काम, एक सामंती व्यवस्था टाइप जहां पे विपक्ष की सरकार रही है, नंबूदरीपात से लेकर के बाबरी ढांचा गिरने तक कितनी सरकारों को गिरा दिया, सैक कर दिया, या तमाम विकास के कार्यों को रोका, ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल की ये शक्तियां हैं। और वहीं पर देखिए, पश्चिम बंगाल में भी देखिए, राज्यपाल जिन विषयों को कहते थे, ठीक, राज्य सरकार की भूमिका को लेकर क्या वो ग्राउंड पे नहीं दिखाते थे? सर रमेश जी को ले आओ, टीवी चैनलों पर ही दिखाते थे। नहीं सर, फिर वो अलग विषय है ना गौरव जी। अगर किसी बिल पर दिक्कत है तो उसे विधायिका को भेज दीजिए आप। 3 साल तक अगर बिल पेंडिंग है, उस पर कुंडली मारकर बैठेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ना सर। तो ये अगर एक तरफ चुनी हुई सरकार का विरोध क्या हुआ, उसका पालन होगा? नहीं तो पालन होगा सर। 3 साल गुजर गए, अब कोर्ट को ये पूछने का भी अधिकार नहीं है कि 3 साल आपने किया क्या। गौरव जी, आपको संविधान सभा की डिबेट को सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर के। सर आप तो मत ही बताइए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, जो लोकतंत्र पर अगर आज खड़े नहीं होंगे तो कल खड़े होंगे। इमरजेंसी जैसा यातना थोप दिया हो, आगे कभी तो सुधार करना पड़ेगा। वो संविधान सभा की बात करता हूँ, संविधान को मानता ही ना हो, इसमें सुधार तो करने पड़ेंगे। अब कोरोना में आप केवल बीजेपी की सरकार जहाँ थी वहाँ आप ऑक्सीजन भेज रहे हो, जहाँ पे आपकी सरकार नहीं थी वहाँ आपने किस तरह से काम किया। तो इस तरह का दुर्भावना के साथ जो काम किया जाता है, मैं रमेश जी को चर्चा में अच्छी बात नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट राज्यों के लिए भी काम करें। 1 मिनट रमेश जी, आप लोगों का तो खैर पुराना नाता है इस विवाद के साथ, है ना? केजरीवाल जी का अब, और भगवान मान जी तो खैर बल्ले बल्ले हो ही रही है। ये केंद्र और राज्यों में इतना तनाव क्यों है? असली बॉस कौन? देखिए, इसकी बात मैं भारत के राजनीतिक इतिहास से शुरू करूंगा जी। जब हम लोगों को आजादी मिली तो हमारे सामने गवर्नेंस के मॉडल थे, प्रेसिडेंशियल मॉडल या वेस्टमिनिस्टर मॉडल जी। हम लोगों ने वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाया, प्रेसिडेंशियल मॉडल नहीं अपनाया, जिसमें सीएम जनता द्वारा चुना जाता है। तो जब सीएम जनता द्वारा चुना जाता है तो राज्य उसका हो गया 5 साल के लिए। लेकिन यहाँ संविधान निर्माताओं के सामने एक चुनौती थी, भारत के पुराने इतिहास को देखते हुए, कि पहले ये देश कई रजवाड़ों में बटा हुआ था और एक रजवाड़ा दूसरे रजवाड़े से जब रंजिश रखता था उसका फायदा तीसरी शक्ति ने उठाया और पूरे देश को धीरे धीरे गुलाम बना लिया।
इसलिए हमारे संविधान को कैरेक्टर भी दिया गया कि नहीं, केंद्र सरकार की शक्ति कैसे स्थापित हो। और मैं इसमें स्पेशली कहूंगा जो 1939 में कश्मीर में कबायली विद्रोह हुआ, उसने संविधान निर्माताओं के मन में यह डाल दिया कि केंद्र मजबूत होना ही चाहिए अगर हमें पूरे गणराज्य के हितों की रक्षा करनी है। तो इतिहास मत पढ़ाइए, पाकिस्तान ने आक्रमण किया। क्या कह रहे हैं सर? कबायली विद्रोह नहीं हुआ, पाकिस्तान ने आक्रमण किया। बिल्कुल सही है, उसमें कबायलियों ने साथ दिया। तो कहने का मतलब क्या, उस टाइम पे लग गया कि राज्य अगर कमजोर होगा तो वहां पे केंद्र की दखलंदाजी आवश्यक है। ये सिद्धांत रूप में बिल्कुल सही था। तो फिर ये हो कैसे? तो राज्यपाल का पद आया, संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का पद आया, क्योंकि डिफेंस हमेशा से सेंटर के पास था, फॉरेन पॉलिसी हमेशा से सेंटर के पास थी। तो कुछ विषय जो केंद्र सरकार ने अपने पास रखे वो गणराज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रखे, और यहाँ राज्यपाल की तनाव आप ही के साथ क्यों होता है? खास तौर पर आप जब पहले केजरीवाल जी को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भगवंत मान, ऐसा लग रहा है। एक मिनट सुन लें आप, एक मिनट और बात करना है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला जम्मू कश्मीर में जी, जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने स्वायत्तता का बिल पास कर दिया। और सोचिए कि अगर उस समय केंद्र सरकार की शक्ति नहीं रही होती तो बिल पास करके इतना रहे होते। इसलिए राज्यपाल जरूरी है। लेकिन अब यहां दूसरी बात, अधिकार जो होते हैं ना वो एक टूल की तरह होते हैं। आपने गंगा वासेपुर देखी होगी, फाइल में छेद करने के लिए एक सुआ आता है। उस सुए का मनोज वाजपेयी ने कैसा इस्तेमाल किया है उसमें। तो टूल आप उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो ये दुरुपयोग हो रहा है। सर मैं केरल से शुरू करूंगा। नहीं, मैं अभी परमवीर जी को, आप मुद्दे पे आइए। दुरुपयोग हो रहा है आप ये कह रहे हैं। केरल में क्या हुआ, आप एक बात तो बताइए ना, दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, अब जब स्वविवेक आता है तो स्वविवेक एक ऐसी दोधारी तलवार है जो इधर भी चल सकती है और उधर भी चल सकती है। केरल में यही हुआ। आप ना इतने काबिल प्रवक्ता हैं, कभी भी सीधा उत्तर नहीं देते हैं सवाल का। अरे सर मैं एकदम सीधे अब आपके मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। पहले राज्यपालों की जरूरत बताइए, उसके बाद से मुद्दे थे। 8 बिल बाकी थे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और एक बिल पे साइन तुरंत हो गया। अब विचार करने की जरूरत खत्म हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख किया। अरे भाई, विचार करने के लिए 3-3 साल थोड़ी चाहिए। ठीक, लेकिन ठीक, रमेश जी क्विक रिएक्शन, फिर परमवीर जी को वक्त दे रहा हूं मैं। ये सर जो बिल पेंडिंग थे वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बिल तुरंत पास हो गया। सर अब कोई विचार की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? वो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। रमेश जी कह रहे हैं कि अब कैसे हो गया बिना विचार किए? अब आपको वक्त क्यों नहीं लगा, कैसे पास हो गया? गौरव जी 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 पूछ रहे हैं कुछ रमेश जी? जी तिलक जी पूछिए। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, रमेश जी पूछ रहे हैं। रमेश जी क्या पूछा, एक बार दोबारा से पूछ लीजिए आप। भाई केरल में 8 बिल पेंडिंग थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई और पिछली बार के बाद आज हियरिंग हुई, आज उनके वकील ने कह दिया साहब एक तो पास हो गया, बाकी कंसिडरेशन में है। कभी मैंने कहा कि अरे भैया या तो आप अपने पास हो, या तो विधानसभा को भेजो, या तो राष्ट्रपति जी के पास भेजो, कितना समय लगाओगे आप? अब यहाँ पे कंसेप्चुअली देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र की मूल अवधारणा आती है कि जनता अपने सरकार को चुन रही है, राज्य सरकार को। अगर आप उसे इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस बात को फॉलो करते हुए कि कांग्रेस ने कभी ऐसा किया था, तो वही लोकतांत्रिक अवधारणा को स्थापित करने की जिम्मेदारी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगी तो कैसे काम चलेगा? गौरव जी प्लीज क्विक रिएक्शन। देखिए रमेश जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया। कहीं भी समय सीमा निर्धारित नहीं है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब यह निर्देश दिया है तो निश्चित ही उसका पालन होगा। राज्यपाल नहीं, वो रमेश जी वही तो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं समय सीमा नहीं निर्धारित, तो आपने एक बिल को कैसे पास कर दिया जो 8 बिल थे उसमें से एक बिल को, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कोर्ट कह रहा है तब आप कर रहे हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर्टिकुलर विषय पर निर्देश दिया है उसका संज्ञान राज्यपाल ने लिया,
परमवीर जी, उसका ये दिया, विवाद, उसमें क्या बुराई है? ये विवाद है या जानबूझ के बनाया जा रहा है कि भैया हम तो करना चाह रहे हैं तो राज्यपाल नहीं करने दे रहे, और फिर एक बहाना मिल जाता है? जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, हाँ। कहीं कोई समस्या नहीं रही। यहाँ तक परमवीर कि जी, 9 वर्षों से दूसरे राज्यों में भी अन्य पार्टी की जो सरकारें चल रही हैं, वहां भी इस तरह की समस्याएं नहीं रही हैं। राज्यपाल के द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं, वहां कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या सर? कंट्रोल तो आपके हाथ नहीं है। वो यही तो विपक्ष कह रहा है कि आप अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, यही तो आरोप लगाए जा रहे हैं। परमवीर जी पहले एक मिनट, बहुत देर से वेट करें परमवीर जी। परमवीर जी, तिलक जी देखिए, भारत की डेमोक्रेसी की सुंदरता ही यहीं पर आती है। अब आप ये देखिए, गवर्नर होते कौन लोग हैं? ये हमारे समाज के अंदर से ही आते हैं ना, हम साधारण व्यक्ति से ही तो गवर्नर बनता है, कोई बाहर से इम्पोर्ट नहीं होते, ये हमारी उसमें आते हैं। ये पहले बहुत लंबा जीवन, राजनीतिक जीवन जिए हुए होते हैं, किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं, फिर वही पार्टी कहीं गवर्नर बनाती है, ऐसे ही राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य होते हैं हम लोग, हम किसी ना किसी विचारधारा से आते हैं, तो उस विचारधारा की तरफ हमारी लीनियंसी रहेगी। दूसरी बात, गवर्नर एक कस्टोडियन की तरह स्टेट में बैठे हुए होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो पार्टी का तो अब देखिए, चाहे कांग्रेस का टाइम हो, आज बीजेपी का है, कल को किसी और का होगा, तो गवर्नर जो नियुक्त होने वाले हैं कार्यकाल के बाद, वो सेंटर की मर्जी से होने वाले हैं, सेंटर के ही लोग होने वाले हैं। हाँ। बड़े बड़े नेता गवर्नर बने हैं, हमने ही देखा हुआ है। तो ऐसा तो कहना देना कि भाई ये शर्मा बोल रहे हैं, कह रहे कि हाँ हमने तो किया, तो अब ये कम से कम ये तो मत करो। नहीं, वो कह रहे हैं हाँ हमने किया, मान रहे हैं वो बात। देखिए, गवर्नर की जो ताकत होती है वो असीमित नहीं होती है, सीमित होती है। हाँ। उन्हें सलाह के ऊपर ही कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी। जैसे बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया था, अपना विवेक गवर्नर का कुछ नहीं। गवर्नर या प्रेसिडेंट भी तक हमारे देश के महामहिम होते हैं, उनका भी नहीं होता। उनको भी केंद्र सरकार सलाह मशवरा करना पड़ेगा, या वो भेज सकते हैं। वो लटकाया जा सकता है, देखिए मैं सीधी बात कहूंगा, लटकाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेकिन गवर्नर की भूमिका बहुत अहम होती है, राजनीतिक रूप से भी और अराजनीतिक रूप से। अराजनीतिक रूप से गवर्नर की भूमिका विपक्ष के लिए अच्छी होती है। नहीं, भूदेव शर्मा कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, मैं उसी बात पर आऊं तिलक जी। अराजनीतिक रूप से विपक्ष के लिए गवर्नर की भूमिका अच्छी होती है। राज्य में कोई काम ना हो तो आपके पास एक लगाया, हमें देख लिया दिल्ली के, हमने सीखा दिल्ली से कि आप कह दीजिए भाई हम तो बहुत काम करना चाहते हैं, ये गवर्नर नहीं करने देते हैं हमको। आप बच सकते हैं, आपको अम्ब्रेला मिल गया, छाता मिल गया, नीचे छुप जाइए उसके। आप ना करिए कुछ भी, छुप जाइए उस छाते के नीचे। अच्छा, ये आप कह रहे हो ये बहाना मारने के लिए अच्छा तरीका है? बहुत अच्छा तरीका है, कानूनी तरीका है। और जो 3 साल तक बिल पेंडिंग होते हैं वो, देखिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है। अब आप अब जो बिल पेंडिंग था, मेरे को नहीं, कानून बनाने का अधिकार किसका है फिर? कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है जी, है राज्य सरकार का है ना? तिलक जी वही तो बात पर आ रहा हूँ। तमिलनाडु का ये, मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था जब आप बात कर रहे थे, एक नीट का बिल पास किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। वो कहती है कि देश भर में नीट का एग्जाम होगा विशेष सीटों के लिए, लेकिन तमिलनाडु में वो लागू नहीं होगा, हम तो 12वीं के नंबरों में एडमिशन दे देंगे अपने यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि ये आपस में जब कोलिजन होगा तो क्या रस निकलेगा इस चीज में? तो ऐसे ही बिलों की रोकथाम के लिए गवर्नर होते हैं। अब इनके ऊपर चर्चा करनी होती है। हाँ, मतलब बेलगाम सरकारें बेलगाम ना हो जाए। रमेश जी बात तो सही कह रहे हैं परमवीर जी, आप तो खुद कानून के जानकार हैं, कानून के विद्यार्थी हैं। रमेश जी का ऑडियो प्लीज। मैंने तो पहले ही ये कहा है कि मजबूत केंद्र की अवधारणा लोकतंत्र में हमारे डाली गई कि कोई राज्य सरकार बेलगाम ना हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस मजबूती का दुरुपयोग भी देखने में मिला है। नहीं, तो वही बात तो परमवीर जी कह रहे हैं कि भैया जो नाजायज होगा आप उस पर भी कहोगे कि नहीं साइन करो भाई, यही बात करो परमवीर जी ना। महाराष्ट्र में 5 बजे सुबह सरकार को एक शपथ दिलाई गई, 2 दिन की सरकार को। ये सब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट भी रात को फांसी रोकने के लिए खुल गई थी। ये तो फ्रिंज इंसिडेंट्स हो गए ना। सुप्रीम कोर्ट भी खुली ना रात को सुनने के लिए, फांसी की सजा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी खुली। तो ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं कोट किया जा सकता हर जगह। यहाँ पर ये गवर्नर की टिप्पणियों को पढ़ें तो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र की मूल अवधारणा को फिर से चिन्हित करके रीइस्टेब्लिश करने का एक प्रयास नजर आता है, और बहुत अच्छा प्रयास है। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं कि हाँ उसका संज्ञान लिया जाएगा, ये बहुत अच्छा है। अगर उसका संज्ञान ले, नहीं वो राजनीतिक विशेषक है, भाजपा प्रवक्ता नहीं है। नहीं, वो भाजपा के प्रवक्ता भाई साहब ने भी कहा है। अच्छा, कि अगर ऐसी कोई टिप्पणी परमवीर जी को कह रहे हैं तो नहीं तो संज्ञान लिया जाएगा। हाँ। तो संज्ञान अगर लिया जाएगा तो बहुत अच्छा है, भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। और नहीं तो विपक्ष तो अपनी शिकायत सुनाने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा। परमवीर जी कह रहे हैं कि कुछ बहाने भी होते हैं कि जैसे काम नहीं करना, कुछ सरकारों की आदत होती है। जैसे आपकी दिल्ली सरकार पर खास तौर पर ये इल्जाम लगता है कि काम नहीं करना और सब कुछ डाल दो उपराज्यपाल पर। जी नहीं,
LG अब आज ही मैं जानता हूं कि आप चीफ सेक्रेटरी वाले मामले पर भी शायद आ जाएं, जो आज हुआ है। अगर आप उसमें आना चाहते तो मैं कहूं, जहां तक काम ना करने और काम करने वाली बात है। नहीं, मैंने नहीं कहा, परमवीर जी कह रहे थे। देखिए, बहाना मारने वाली सरकार। सर एक बात सुनिए, अगर हम काम ना करें या कोई राज्य सरकार काम ना करे, काम कर रही है सरकार या नहीं कर रही है, इसका फैसला करती है जनता 5 साल में वोट दे करके। 3 दिन बाद नतीजा आने भी वाला है चुनावों का। तो अब आप सोचिए, हमें 3 लगातार चुनावों में सफलता वापस भी ले लिया जाता है, MCD में सफलता मिली, तो इसका अर्थ क्या है? जल्दी से फिर देवी के पास आओ। हमारी शक्तियों के बीच में जो काम हम उससे संतुष्ट है। अब जो हमारी शिकायत है, हम आखिर कहें किससे? तो हमें कोर्ट के पास जाना पड़ता है। कोर्ट के पास जाना अच्छी बात है, स्वस्थ राजनीति की निशानी है कि आपको अब समझ में नहीं आ रही, आप कोर्ट जाते हैं, स्वस्थ राजनीति की निशानी है। लेकिन मैंने बात करने से पहले शुरू करी थी कि गवर्नर्स का बैकग्राउंड भी देखा जाए। गवर्नर्स भी पार्टी से अलायंस होते हैं, और गवर्नर को देखिए, गवर्नर को पहली जो गवर्नर की एक रिजनेबिलिटी होगी वो केंद्र की तरफ ही होगी। तो केंद्र की जरूर आप भी अभी उसी बात को कह रहे थे कि केंद्र की प्रभु सत्ता को बनाए रखना भी गवर्नर का काम है। इसी पॉइंट पे गलत है महोदय, इसी पॉइंट पे गलत है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद आपकी राजनीतिक विचारधारा एक तरफ हो जाती है। आपने शपथ किताबी बातें अलग है, उसको सुना है या नहीं सुना है? ऐसा नहीं है, देखिए किताबी बातें राज्यपाल महोदय शपथ देते उसको सुना है। ऐसे तो आप कह सकते फिर राष्ट्रपति भी एक विचारधारा के हो जाएंगे। तो ऐसे तो एक बात बताएं आप मेरे को, वो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, तो उसकी आस्था विश्वास सब कुछ सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति है साहब। देखिए ये किताबी बातें होती है, अभी पार्टियों के भी तो अपने संविधान होते हैं ना। अपनी पार्टी का संविधान, जब पार्टी स्ट्रगल कर रही होती है एक संविधान बनाकर आती है, वही पार्टी अपना संविधान बदल देती है। तो गवर्नर भी एक बात आपको पता है कि नहीं उतर के आए हुए हैं, गवर्नर भी इसी समाज से आए हुए हैं। एक बात आप जान लें कि एक व्यक्ति जब एक बार किसी राज्य का राज्यपाल हो जाता है, तो आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कभी चुनाव लड़ा हो, लोकसभा का या राज्यसभा का। राजनीति करने का प्रयास निरंतर जारी रहता है। उनका राजनीतिक जीवन वहां से राष्ट्रपति पद पर जा सकते हैं, उपराष्ट्रपति पद पर जाएंगे, लेकिन फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते। हाँ सर सुनिए, पर्दे के पीछे का मैं समझता हूँ, विचारधारा से ऊपर उठ चुके हैं। हाँ मैं समझ गया, हमारे का कंसेप्ट है। सर सुनिए तो सही, मैं समझ गया आपकी बात। वो पर्दे के पीछे का गेम खेलना होता है। जैसे हमने देखा कश्मीर के गवर्नर थे, अब वो राजनीति तो बहुत एक्टिव कर रहे हैं, पूरे देश को हिला रखा राजनीति करके उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, मैं उसी बात से बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नर भी किसी ना किसी विचारधारा के आ रहे होते हैं, और वो जाति नहीं है चीज। जैसे कि पार्टियां भी तो बनाती है ना अपना। अब आप सोचे कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन कि आप जो कह रहे हो तो आइडियल कंडीशन है, पार्टी भी तो अपना आइडियल कंडीशन की तो मांग हो रही है साहब, और किस चीज की मांग हो रही है? सिर्फ कानून को इम्प्लीमेंट करने की मांग होती है तो ज्यादा सा है। सिर्फ कानून को, गवर्नर का काम कानून को इंटरप्रेटेट करना नहीं है, इसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको गलत लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, जो आप सरकारें गई स्वागत है उनका। सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा तो गवर्नर को बैकफुट पे आना पड़ेगा। लेकिन आप गवर्नर की ताकत का गला घोट दें, आप बोले कि भाई तुम्हें तो हम कायदा पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। डिबेट भी इसी प्रश्न पे है कि स्व विवेक और इच्छा की सीमा कहां तक है। जो आप वो ये उठाया है, वो टीवी डिबेट्स में डिसाइड नहीं हो सकता, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स है यहाँ पर डिसाइड करने के। भाई हम टीवी डिबेट में डिसाइड नहीं होगा। अभी मान रहे हैं, अभी जो बात करी जाती है हर पक्ष अपनी बात कर रहा होता है, कोर्ट दोनों की बात सुन रहा होता है। आप देखिए गवर्नर को है ना, गवर्नर संवैधानिक पद है, वो टीवी डिबेट में आके तो अपना पक्ष रख नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना। तो अभी तो सिर्फ पार्टियां। एक मिनट एक थोड़ा टेक्निकली उस चीज को दुरुस्त कर लें, क्योंकि रमेश मोहन जी बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में हैं। अरे सर क्यों? यहाँ मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने काबिल लोगों के बीच में बैठने का मुझे आपने अवसर दिया है। मैं आपका शुक्र। मैं आपकी तर्कों का कायल हूं, मैं इसलिए बात थोड़ा सा, क्योंकि तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। आपने कहा कि राज्यपाल जो है चुनाव नहीं लड़ते, यही बात थी? हाँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं करेक्ट कर देता हूं। कई राज्यपाल ऐसे रहे जिन्होंने इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन की और चुनाव भी लड़ा। बेबी रानी राज्यपाल थी उत्तराखंड, चुनाव लड़ा उन्होंने। ऐसे ही महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल राव साहब, उन्होंने भी चुनाव लड़ा।
करेक्ट कर दीजिएगा, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। नहीं, आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। राम नाईक, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो ऐसे कई उदाहरण है सर। अब जैसे भूदेव शर्मा जी, ये क्यों बैकफुट पर है इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि इन्होंने जो लकीर खींची उसी लकीर को फॉलो करने की बात बीजेपी कर रही है। विषय तो यही है ना कि रातों रात सरकारों को जो बदलने का जिक्र आप कर रहे हैं, और भूदेव शर्मा जी की पार्टी का इतिहास क्या रहा उस मामले में, आप प्रकाश डालेंगे रमेश मोहन श्रीवास्तव जी? क्या रातों रात सरकारें नहीं बदली गई तब, या सरकारें बर्खास्त नहीं हुई? और उसमें राज्यपाल की भूमिका क्या रहती थी? इस बात से मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूं। एक मुहावरा उस टाइम मीडिया में छपा था, कैलेंडर के पेज की तरह सरकारें बदलती, मुख्यमंत्री बदलते हैं। रातों रात मुख्यमंत्री वही रहे, प्लेट बदल गई, सरकार बदल गई। हरियाणा में हुआ ऐसा, क्यों? भूदेव शर्मा गलत तो नहीं कह रहा ना? लेकिन आज हम उसको रेक्टिफाई करें तो ज्यादा बेटर है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, लेकिन वो मसला वही है, इतिहास इस बात का आपने जिक्र किया तो मैंने इसलिए ये बात कह दी। भूदेव शर्मा कुछ कहना चाह रहे, फिर गौरव जी आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, भविष्य में हुआ उसका परिणाम हमारी पार्टी को मिला। देश की जनता ने उसका जवाब दिया, हमें सत्ता से निकाला और दूसरों को सत्ता दी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसी आधार पर आप भी देश के वर्तमान और भविष्य को खराब करने की कोशिश करें। कुछ गलतियां होती है राजनीति में। नहीं, आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आवाज ना उठाई जाए ये तो परमवीर जी कह रहे हैं कि क्या आप, अगर आज भी गलत हो रहा है, क्या राज्य सरकार होने के नाते आपको वो अधिकार दे दे कि गलत भी कर रहे हो तो टोको मत? परमवीर जी ये बात कह रहे हैं, अब उसका जवाब दो। अगर गलत के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो ये उससे भी बड़ी गलती है। जो गलती हुई है उससे भी बड़ी गलती है कि आज भी अगर आप इस चीज के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो। तिलक जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि राज्यपाल का जो पद था, इसीलिए उसका इलेक्शन नहीं करवाया गया कि टकराव ना हो, और स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेगा। तो मंत्री परिषद से ही अगर उसका टकराव होगा तो कैसे केंद्र और राज्यों के संबंध अच्छे बने रहेंगे? क्यों केंद्र जो क्या है राज्यों के साथ में सौतेला व्यवहार करता है हर जगह, चाहे वो जीएसटी में उसके हिस्से को लेकर के हो या कोई अतिरिक्त अनुदान को लेकर के हो, या फिर आपको लगता है कि अब ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता निकाल रहा है? रहेगा तो इसके खिलाफ तो आवाज उठाई जाएगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकाल रहा लग रहा आपको? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को रास्ता निकालना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सलाह भी दी है। परमवीर जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तैयार नहीं है, चाहे वो दिल्ली का मामला हो। आपने देखा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता तो मानने लग गए हैं कि पूर्व में उनसे गलतियां हुई हैं। जैसे कभी ना कभी, आज तक कभी 76 की इमरजेंसी के लिए कभी माफी नहीं मांगी गई। हो सकता है अच्छे दिन आए, हम सुने कांग्रेस के लोगों से किसने माफी नहीं मांगी? गलती हुई, राहुल गांधी जी ने माफी मांगी, इंदिरा जी ने माफी मांगी। आप कैसे एक बार पूरे माफी मांगी, राहुल जी ने माफी मांगी। गुस्सा मत कीजिए, मैं समझ गया आपका बहुत बड़ा माफी क्यों नहीं मांगी? आप कह रहे हो तो कभी माफी नहीं मांगी। राहुल जी ने माफी मांगी, इंदिरा जी ने माफी मांगी। आपका स्वागत है, मैं तो आपका स्वागत साधुवाद दे रहा हूँ। सरकार बनाई साहब, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी गलती मानी। आप मेरी बात का, मैं तो आपको साधुवाद दे रहा हूँ कि आपने अपनी गलती मानी। आपने माना कि 76 में गलती हुई थी, सरकारों को हटाया जाता था, तो गलती हुई थी आपसे, आपको साधुवाद है। आज भारतीय जनता पार्टी ये गलतियां कर रही है, इनको भी जनता जवाब देगी, और जरूर देगी। जनता बहुत समझदार है, जनता जवाब जरूर देगी। अभी 3 तारीख को जवाब मिलेगा, 3 तारीख को जवाब आ जाएगा। कोई, मैं तो आपको साधुवाद देता हूँ, आपने अच्छी बात कही है, जनता जवाब देगी। 3 तारीख को ही आ जाएगा, हम आप दोबारा डिबेट में बैठेंगे। गलती को सुधारने का काम करना चाहिए। जी इस देश में भूदेव शर्मा एक मिनट, ना आप ये ऐसा थोड़ी ना कि राज्यपाल वाला मसला जनता जनार्दन इतना ज्यादा जो है उसको मुद्दा बना के कहेगी कि नहीं ये तो भैया आपस में लड़ते हैं इसलिए इसकी सरकार बदल, तो ऐसा नहीं होता ना भूदेव शर्मा, ये मुद्दा नहीं होता, ये संवैधानिक विषय है। हर मुद्दे को देखती है, बहुत बरगलाने का काम कर लिया जनता को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। अच्छा ठीक है, दूसरे नेता अभी एक जो काम किया है बिहार स्टेट में, परमवीर जी फिर गौरव जी आ रहा हूं। राजनीति करने का भी बड़ा न्यारे तरीके होते हैं। बिहार स्टेट लगातार एक स्पेशल वो मांगता है, स्टेटस मांगता है, स्पेशल स्टेट का केंद्र से अपना। अब केंद्र देता नहीं है तो वो बोलते हैं कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। डिबेट में बैठ करके वो जनता जान चुकी है। निश्चित रहो
3 तारीख को इसका परिणाम आपको पता चलेगा। अब परमवीर जी को क्या सुना रहे हो आप भूदेव शर्मा? परमवीर जी को इसलिए सुना रहे हैं कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की फरमाइश कर रहे हैं, उनके अच्छा, आपका स्वागत है साहब। देखिए, आप ही लोगों को धक्का मार के भारतीय जनता पार्टी में भेजते हैं और भेजिए ऐसे। देखिए, आपने जीत का उनका मतलब, जो कोई अगर देश की बात करेगा तो आप कह देंगे भाजपा का है ये। कोई आदमी देश की बात करे, कानून की बात करे, आप कहेंगे भाजपा का है ये। तो धक्का मार मार के भाजपा इतनी बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी, आप ही लोगों ने बनाई है, मुझे लगता है। सबको भेजो, मतलब देश की बात करो तो भाजपा का आदमी हो गया क्या वो? आप ही बताए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ, ये विषय, एक मिनट, नहीं विषय आज कांग्रेस बीजेपी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी है नहीं। परमवीर जी एक मिनट, विषय भटक रहा है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट भूदेव शर्मा, गुस्सा मत करिए। हर किसी को सर्टिफिकेट बांटते रहते हो, अब कहां तक सर्टिफिकेट बांटोगे? सर्टिफिकेट तो देश की जनता बांट रही है। हाँ ठीक है, आप देश की जनता ही कह रही है ना, देश की जनता नहीं आपको। सर अपने आप सच्चाई सामने आ रही। सर भूदेव शर्मा, देश की जनता ने आपको 400 से 44 पर ला दिया। कोई बात नहीं है, 44 से फिर से 400 में पहुंचा। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं सबकी आपको। ठीक, ओके। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा गौरव जी, यह मसला इतना गंभीर है कि पंजाब में यह तक कह दिया गया कि अवैध सत्र बुलाया गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि यह सत्र अवैध नहीं था, वैध था। समझ रहे सर आप? तो ऐसी टिप्पणियां जो सीधे तौर पर राज्यपालों को संदेश देती है कि आपका कर्तव्य क्या है। तो यह आपसी द्वंद्व जो है राज्य सरकार और राज्यपालों के बीच, आपको लगता है कि कहीं अब खत्म होना चाहिए, या फिर यह कहीं ना कहीं एक सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया जिसका जिक्र भूदेव शर्मा कर रहे थे? तिलक जी देखिए, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल या पश्चिम बंगाल, हाँ, इन सब राज्यों के राज्यपाल के साथ वहां की राज्य सरकारों का टशन रहा है। और इन सभी जगहों पर जो राज्यपाल नियुक्त हैं, बहुत ही लर्नेड लोग हैं, बहुत ही योग्य और सक्षम लोग हैं। नहीं, और राज्यपाल लोग हैं ना, और इतना ही नहीं सर, किसकी क्या योग्यता, वो संवैधानिक पद पर बैठे हो, हम इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन रमेश जी और भूदेव शर्मा जी ने बात कही, मैं उसी पर आ रहा हूं कि भाई रातों रात अगर आप किसी की सरकार गिरा दे या बना दे और सुबह 5 बजे जो है वो शपथ दिला दे कोई राज्यपाल, किसी को मुख्यमंत्री और किसी को डिप्टी सीएम बना दे और उसी पर ही कोर्ट रोक लगा दे, तो नहीं, किसी को बनाया है ना, किसी की सरकार को गिराया नहीं है जैसे कांग्रेस की सरकारों ने गिराया है। अच्छा। जो राज्य के बहुमत का समीकरण होता है उसके अनुसार राज्यपाल निर्णय लेते हैं। हाँ। लेकिन जो सरकार होती है, यदि कोई बिल ला रही है, कोई कानून बना रही है, तो उसके पीछे तो फिर आप ये कह रहे हो जायज है, तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने जायज कैसे मान लिया? ठीक है, तो संविधान के अनुसार ही सब कुछ हुआ ना। नहीं, आपने कहा राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस राष्ट्रपति शासन को हटा दिया। उत्तराखंड में हुआ था ना सर, तो उसका पालन हुआ, अनुपालन हुआ। नहीं तो फिर वही तो सवाल हुआ ना कि हमारा दायरा क्या है। ने कहा है गौरव जी, फिर वही तो सवाल हुआ कि हमारा दायरा क्या है, तो फिर वो किसके आदेश पर हुआ? फिर देखिए, राज्य सरकारों को भी ये तय करना पड़ेगा, जो विपक्षी दलों की राज्य सरकारें हैं, हाँ। कोई बिल वो किस नियत से बना रही हैं। आपकी नियत क्या है भूदेव शर्मा? जल्दी से, फिर रमेश जी आ रहा हूं। उल्लंघन तो नहीं कर रही है। यदि वो उल्लंघन करने का भूदेव शर्मा ने हाथ उठाया, जल्दी से भूदेव शर्मा पहले आप। में देखने को मिला, पंजाब में देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। गौरव जी बात को घुमा गए, लेकिन अब जवाब दीजिए भूदेव शर्मा। गौरव जी बात को घुमा गए आप। मैंने सिर्फ आपसे यही कहा था कि ये ऐसे उदाहरण थे, आपने राष्ट्रपति शासन को जायज माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये नाजायज है, और उत्तराखंड में ये हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। खैर भूदेव शर्मा पहले आप जल्दी से। तिलक जी, इन्होंने ये कहा कभी राज्य सरकार की मंशा क्या है। राज्य सरकार एक चुनी हुई सरकार होती है और राज्यपाल चुनी हुई सरकार का ध्यान देना चाहिए। नहीं मिल जाता, आप वो कहे कि हम राज्यों के संबंध अलग देश बनाएंगे, करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो संविधान है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आप बोलेंगी नहीं कि यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, तो आप इस लोकतंत्र के अंदर समस्याओं का समाधान करने के बजाय वो विदेश में जा रही है। तो इस तरह के जब प्रश्न राज्य सरकारों से उठने लगते हैं तो राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और राज्यपाल को अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का उपयोग करना पड़ता है। भूदेव शर्मा, तिलक जी क्या बोले, मैंने तो सुना नहीं इनको क्या बोल के। ये बता रहे हैं जब आपके यहाँ शक्तियों का इस्तेमाल होता था वो मत भूलिएगा, बस बाकी सब ठीक है।
ठीक, 1 मिनट। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, समाधान क्या लगता है आपको, क्या होगा, क्या रास्ता होगा? अभी भाजपा के मित्र ने हाँ बिल बनाते वक्त राज्य सरकारों की नीयत पे सवाल उठाया। हाँ मैं एक सवाल उठाता हूं जी। इस संसद ने कृषि बिल बनाया, क्या नीयत थी? 1 साल बाद वापस लिया गया, क्या नीयत थी? महोदय, विधायिका की शक्ति अगर कानून बनाने की है, वही कानून बनाने की, आपने वापस लिया ना आगे कृषि कानून, कृषि कानून वापस लिया ना आपने, पार्टी ने उसको इम्प्लीमेंट किया था। ये क्यों तो फिर बोल रहे हैं आप? अब देखिए दूसरी बात, अब देखिए दूसरी बात, हम उस पर बहस जो नहीं करना विधायिका चाहेंगे। के कानून बनाए और ये भी क्यों बोलते हैं उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को छोड़ने के लिए सदन में एक बिल लाया गया था, ये क्यों बोलते हैं? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए को विषय से मत भटकाइए, न्यायालय ने बड़ा संवैधानिक विषय है, प्लीज विषय से मत भटकाइए। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें जो है दूध की धुली हुई है और वो ऐसा काम नहीं करेंगी, यही तो सवाल उठाया है, काम करेंगी तो उन पर नकेल कसने के लिए यही सवाल उठाया है कि भाई या तो बिल पे आप सहमति दो, या तो उसको राष्ट्रपति जी के पास भेज दो, या तो विधायिका के पास वापस भेजो। आप जब लंबा समय लगाते हो और बिना कोई कारण बताए हुए लगाते हो तो नीयत का सवाल फिर राज्य सरकार की नहीं आप पर उठने लगता है। ये परेशानी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। और पंजाब में भी देखिए, उन्होंने कहा साहब विधानसभा का सत्र ही एकदम से इनवैलिड है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सारे कागजों की जांच करने के बाद बोला ना, अब बताएं राज्य सरकार की नीयत पे सवाल उठाएंगे आप? तो देखिए, यही देश की जनता लोकसभा में आपको चुनती है, विधानसभा में विपक्षी दल को चुनती है, वही जनता है महाराज, वही जनता है। तो इसलिए उस जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए, उसके संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ मत करिए, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों के विश्वास को कम मत कीजिए। और दूसरी बात, एंकर महोदय, बहुत दिनों के बाद मुझे आपके चैनल पे जो राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं, बहुत ही जो आप अक्सर मुहावरे में कहते हैं ना, न पक्ष न विपक्ष, एकदम निष्पक्ष। मैं कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, लेकिन ये भाई साहब वास्तव में बिल्कुल बैलेंस बोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पे ऐसे विश्लेषक मिले हैं। परमवीर जी, तो मैं भाजपा के भाई साहब से ही कहना चाहूंगा, लोकतंत्र की खंभों की मजबूती को बनाए रखिए। हाँ, सारी जिम्मेदारी जो है बीजेपी की है। अरे नहीं साहब, बड़े कौन है? बड़े तो वही है ना आज की तारीख में। परमवीर जी, क्विक तो बड़े रिएक्शन की तो जिम्मेदारी होगी। एक और दिलचस्प सवाल है जो गौरव जी से पूछेंगे हम जल्दी से। तिलक जी, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जनता ने विधायकों को चुनकर या एमपी को चुनकर भेजती है, वो वहां पर क्या काम करने वाले हैं वो जनता डिसाइड नहीं करती है, वो उनकी पार्टी लाइन डिसाइड करती है। जैसे कि बिहार का एग्जांपल कोट करूंगा, बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है, तो अगर एक राज्य को दर्जा दिया जाए तो बिहार का, छत्तीसगढ़ के मुझे भी चाहिए, तमिलनाडु के मुझे भी चाहिए, तो यहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है। तो इस चीज को फिर राजनीतिक मुद्दे से भुनाया जाता है। ऐसा सभी पार्टियां करती आई हैं, देश में चलता आया है। मैं फिर उसी बात पर आऊंगा, गवर्नर्स भी कोई इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं, ये पार्टी लाइन से ही निकल कर आ रहे हैं। तो हम इनसे एक्सपेक्टेशन रखें कि ये 101% कानून के हिसाब से किताब के साथ चलेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक, गौरव जी, अब ये विषय कहाँ जाकर वो हरि अनंत हरि कथा वाली बात है ना, क्योंकि भूदेव जी खुद मान रहे हैं कि भाई हमने भी किया, आप भी वही कर रहे हैं, और आगे पता नहीं क्या होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इतना जरूर है, राज्यपालों को राजनीतिक मोहरा बनाने की कोशिश जो है राजनीतिक दलों ने की है। सत्ता पक्ष जिसका जिक्र भूदेव शर्मा खुद कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तब ऐसा हुआ, आप अभी इनकार कर रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, वाजिब सी बात है, और रमेश जी के अपने तर्क। लेकिन एक विषय और था, पूरे देश में वो 41 मजदूर बाहर निकले, सब खुश हैं, है गौरव जी? वो तस्वीरें तो आप सबने देखी होंगी, 41। मैं भी बहुत खुश हुआ, 41 मजदूर बाहर है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, उस सवाल का उत्तर उन 17 दिनों में एक भी बीजेपी प्रवक्ता ने नहीं दिया। अगर आप दे पाए। पूछूं सर? स्वागत है, पूछिए। पक्का सर? पक्का पक्का। सर, ये नवयुवा कंपनी कहां है? कौन? नवयुवा कंपनी।
जिसके पास ये अधिकार था इसको टनल को बनाने का? कहां है वो? देखिए तिलक जी, ये व्यापक नहीं पूछा ना किसी ने ये सवाल, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं सर, 17 दिन से वो कंपनी कहां है, नवयुगा कंपनी जिसके पास ये ठेका था टनल को बनाने का? नहीं ठीक है, वो तो जांच का विषय, वो एक अलग विषय है, उस पर आप बहस करिएगा, मैं बैठूंगा उस पर भी आपके साथ। नहीं सर, पूरे देश में तस्वीरें दिखाकर जो एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं ये प्रभाव से किसी एक को दोषी मान लेना वो उचित नहीं है सर। किसी को दोषी मान लेना सर? ऑपरेशन टनल में 1 मिनट 41 जिंदगियों के लिए 17 दिन की महाभारत हुई। आप ये बताइए कि एक मिनट गौरव जी, रोहतांग टनल बना कि नहीं बना उतना लंबा? सर 1 मिनट में बनी कि नहीं? सर मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, एक आम पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल कर रहा हूं। ऑपरेशन टनल 41 जिंदगियों के लिए 17 दिन की महाभारत हुई, वो महाभारत तो खत्म हो गई, लेकिन जो मेरे भीतर एक पत्रकार होने के नाते सवाल उठ रहा था वो यही था कि पीएमओ से लेकर सीएम, केंद्रीय मंत्री, शासन प्रशासन, नौकरशाही, आर्मी, तमाम एजेंसियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन नवयुगा नाम की जो कंपनी है जिसके पास सुरंग बनाने की जिम्मेदारी थी, 17 दिन से वो कहां भूमिगत हो गई? नहीं, कंपनी कोई भूमिगत नहीं हुई तिलक जी। सर उसकी जिम्मेदारी फिक्स किसने की फिर? जो रेस्क्यू, अगर आप ये कह रहे हो कि ये क्रेडिट हमें जाना चाहिए कि हमने उनका रेस्क्यू किया, तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी फिक्स होगी? कि वो जो बेगुनाह थे, वो बेगुनाह थे जो अंदर फंस गए थे, तो फिर किसकी जिम्मेदारी हुई सर? देश के 140 करोड़ जनता को इसका श्रेय जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव प्रयास का कोई श्रेय जाता है, कोई एक व्यक्ति या पार्टी इसका श्रेय नहीं ले रही है। वहीं एक संवेदनशीलता जो होती है सरकार की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, जितनी भी एजेंसियां इस राहत कार्य में लगी है, सबको बराबर का श्रेय जाता है। या ये समय ऐसा नहीं है कि आपने तो उस कंपनी को बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया सर। नहीं, बिल्कुल किसी एक को तात्कालिक प्रभाव से आप दोषी मानने के बिना जांच किए तो यह उचित नहीं है, यह न्याय नहीं हो सकता तिलक जी। जो कोई भी और उसी कंपनी के खिलाफ अगर किसी और राज्य में आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और आप वहां पे उससे काम करवा रहे हो, फिर किसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये घटना हुई है, उस घटना के कारण क्या है, क्यों हुआ है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में जो दोषी समझ में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उस पर भी आप निश्चिंत रहिए। आपके मन में ये सवाल कौन सा था? ना ये सवाल आपके मन में भी कौन सा था? कंपनी गई का कहां भूमिगत हो गई? नहीं, इस समय कंपनी को खोजने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि 41 लोगों की जीवन की रक्षा की जाए, और उसमें देश और विदेश की एजेंसियां, लोग व्यक्तिगत तौर पर संस्थागत रूप से काम कर रहे थे उनको बचाने के लिए। हाँ, आप कह रहे हो जब जरूर ठीक है, अब ये प्रश्न जरूर खड़ा होगा। आपने जब कहा कि भैया कोई विषय ही नहीं है तो फिर तो ठीक है। नहीं, मुझे तो लगा कि अब ये आपका प्रश्न वायबल है, लेकिन अब वायबल है जब सारे लोग बच गए तो ये इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा कि किन कारणों से ये दुर्घटना घटी, और उसमें जो दोषी होगा सुरंग के बाहर, उस सुरंग के बाहर देश दुनिया का जमावड़ा था, मीडिया का शोरगुल था, जमघट दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा, एक इच्छा शक्ति देखी इस देश के लोगों का, तो एक आत्मबल होता है बचाने का अपने लोगों के प्रति। गौरव जी, जहां शोरगुल था, जमघट था, उसी सुरंग के बाहर आज सवालिया खामोशी है। तिलक जी, धनबाद के टनल्स में न जाने कितने लोग समाहित हो गए, मर गए, कभी इसका समाचार भी नहीं बन पाया, कभी उनके लिए कोई रेस्क्यू कार्य भी नहीं चला। मैं तो कुछ घटनाओं का तो मैं खुद साक्षी रहा हूं धनबाद में, मैं जानता हूं, लेकिन कभी सरकारों ने कुछ रमेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं फाइनल कमेंट रमेश जी बचा सके। रमेश जी वक्त क्योंकि ये लाइव में कमेंट आया तो मैंने इसलिए गौरव जी पूछ लिया। आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो कंपनी तो फिर ठीक है और जगह भी काम कर रही है, बाकी तो आपने सर्टिफिकेट दे ही दिया। खैर कंपनी किसकी है ये तो सबको पता है। बिहार में कई पुल, 6 पुल गिर गए, किसी कंपनी ने ही बनाया था। हर दुर्घटना के पीछे कोई ना कोई संस्थाई होती है जो उसको बनाती है, और वो जांच का विषय होता है, कार्रवाई होती है। कई कंपनियां ब्लैकलिस्ट हुई है, अपनी नाकामियों का टीका, अपनी नाकामियों के लिए पर्दा दूसरी सरकारों का देती है, फिर आपका चाल, चेहरा, चरित्र और शिक्षा की राजनीति तो दूसरी पार्टियों के पर्दे के पीछे गायब हो गई ना सर।
फिर तो आप यूनिक होने का दावा नहीं कर सकते ना, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, ओके। तिलक जी का मूल प्रश्न ये था कि क्या इतने दिनों में एक एफआईआर भी दर्ज की गई किसी के खिलाफ? शायद उनका दर्द ये था। आपको कराना चाहिए था, या आपकी जिम्मेदारी, आपको लगता है कोई दोषी है तो आप कराइए, और नहीं गौरव जी, इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी साबित होगा उसके ऊपर जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है गौरव जी, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ठीक है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप कह रहे हो कि भैया अगर आप लोगों को लगता है कंपनी दोषी है तो विपक्ष को वो एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। ठीक है, कुछ कह रहे गौरव जी? एक मिनट कराए, पहले इलाज कराए, या पहले उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम कर दें, या पहले उसके ऊपर ऐसे वैधानिक कार्यों में चले जाए जिससे कि उसकी जान नहीं चली जाए। पहले तो जो दुर्घटना घटी है उसको बचाने का काम आवश्यक है। गौरव जी, यानी आप ये कह रहे हो कि एक्सीडेंट हो जाए तब उसके बाद ही कार्रवाई होगी, एक्सीडेंट होने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, सब भगवान भरोसे है। नहीं, एक्सीडेंट बता के तो आता नहीं तिलक जी। कोई चाहता है क्या कि एक्सीडेंट हो जाए? कोई चाहता नहीं है कि किसी का जीवन खतरे में जाए। लेकिन अगर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओगे और फिर एक्सीडेंट हो जाए तो तब भी भगवान को दोष दोगे तो वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए बहुत प्रिसीजन काम है। ठीक है, और ये सबसे युवा पर्वत है, हिमालय का ये रेंज जो है ठीक सबसे यंग है। सर, हम पूरा देश बहुत खुश हुआ, सबने दुआएं मांगी, वो दुआएं कामयाब हुई, वो दुआएं सफल हुई, भगवान ने सबकी फरियाद सुनी। और जब सबने देखा कि जब विज्ञान फेल हो गया तो चमत्कार ऊपर वाले नहीं दिखाया, ये सबने देखा। सबसे बड़ी बात यही थी। थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव जी, परमवीर जी, रमेश जी और गौरव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विवाद कैसे खत्म होगा, राज्यों का असली बॉस कौन, क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।